टूल्स इनको नहीं कहते। जब भी पूछा जाए कि आपके प्रोग्राम में टूल्स कौन कौन से आपने यूज़ किए तो वो लैंग्वेजेस के बारे में होता है। आपने लैंग्वेजेस का बताना है कि HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है और PHP है। फिर क्वेश्चन होता है कि डेटाबेस हमने कौन सा यूज़ किया है। डेटाबेस आपने बताना है कि MySQL यूज़ किया है। जब भी आपकी कॉल कनेक्ट होती है, जब जिस चीज़ का वाइवा है स्काइप पे आपकी, जब सर से कॉल कनेक्ट होगी या आपकी जो मैम है, सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही करना है, जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपने स्क्रीन शेयर कर ली, उसके बाद वो बोलेंगे अपना प्रोग्राम रन करके दिखाएं या अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं। आपने प्रोग्राम रन कर दिया, ये आपके पास होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने फिर इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। जो जो इसके अंदर रिक्वायर्ड था वो टास्क आपने डिफाइन करने हैं। सिंपल तो जो असल तरीकाकार उसमें ये है कि उसके अंदर सबसे पहले एक्टर्स का बताना होता है। एक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब जिसकी मेन फंक्शनैलिटी होती है, जैसे एडमिन है, कस्टमर है, उनके टास्क। जैसे अभी ये दी शू शॉप प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर क्या होगा कि दो किस्म के इसमें यूज़र हैं, एक एडमिन है और एक कस्टमर है या रजिस्टर्ड यूज़र है। रजिस्टर्ड यूज़र का काम सिर्फ इतना है कि वो अकाउंट रजिस्टर करेगा अपना। उसके बाद जो अकाउंट रजिस्टर करेगा फिर उसको वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के वो बाद वो जस्ट जो सबमिटेड डाटा है ना, डिफरेंट, जैसे ये रिकॉर्ड जो हमने किया हुआ टाइल्स का, तो वो कैटेगरी वाइज और कंपनी वाइज जो है ना वो डाटा यहाँ से डिस्प्ले कर सकता हो, व्यू कर सकता है, उसकी डिटेल देख सकता है। ये जस्ट रजिस्टर्ड कस्टमर के टास्क हैं। जो एडमिन के टास्क हैं, एडमिन लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो कोई न्यू कंपनी ऐड कर सकता हो, न्यू कैटेगरी ऐड कर सकता हो और उस कंपनी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो न्यू टाइल्स ऐड कर सकता हो। जैसे अभी आपने ये कुछ ऐड भी की हुई हैं, और जो उसने जितना भी रिकॉर्ड ऐड किया होगा, कैटेगरीज का है, कंपनीज का या टाइल्स का है, उसको एडिट और डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स असल क्या है। तो इन चीज़ों के साथ साथ एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका इंटरनेट है। इंटरनेट आपका ठीक होना चाहिए। अगर इंटरनेट आपका ठीक होगा तो आपका काम होगा। अभी भी मैंने शाम से लगा हुआ था, एक तो स्टूडेंट को करवा रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट के साथ अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाया। वाइवा भी उसका है कल। बट ये है कि जब तक आपकी सर्विस नहीं होगी, आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। और जब काम नहीं हो पाएगा तो आपको वाइवा की बिल्कुल नहीं समझ आनी है। और जब वाइवा की समझ नहीं आएगी तो वाइवा के अंदर आप कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकोगे, और उस सूरत में फिर आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। फिर आपका ये सेमेस्टर भी ज़ाया जाएगा और उससे जो नेक्स्ट सेमेस्टर होना है वो भी ज़ाया जाएगा। फिर उससे अगले सेमेस्टर में जाके आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि इतना अपना लॉस होने से बचें। अपनी एक तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व करें। उसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट को समझें, जो मैंने क्लासेस दी हैं उनको अंडरस्टैंड करें, जो टॉपिक्स बताए हैं वो अच्छी तरह से करें। तो जब आप प्रोजेक्ट ये सारा रन कर देंगे, इसमें फिर आपसे वो एक्सप्लेन करवाएंगे, आप लोगों के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो जो टास्क हैं वो करवाएंगे। उसके बाद कोडिंग के ऊपर आ जाते हैं। कोडिंग के अंदर अमूमन जो पूछा जाता है सबसे पहले कि आपकी जो डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी है वो कहाँ पे है। वो आपने दिखानी होती है फाइल जिसके अंदर डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी है। जैसे अभी आपकी ये डेटाबेस डॉट PHP फाइल के अंदर पड़ी हुई है, ये आपने ओपन करके दिखा देना है कि ये डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी है। इसका वो कहते हैं कि इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो डेटाबेस का और कोडिंग का आपस में लिंक करवाना होता है। उसके बाद फिर क्यूरीज के बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि एसक्यूएल की टोटल कितनी क्यूरीज हैं। ये सब स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस है जो मैं अभी बता रहा हूँ। एसक्यूएल की टोटल कितनी क्यूरीज हैं। एसक्यूएल की टोटल 4 क्यूरीज हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट की क्यूरी हम वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। इंसर्ट जैसे नाम से ज़ाहिर है, इंसर्ट मतलब ऐड करना। ये जो क्यूरीज हैं इसको आपने मीनिंग वाइज समझना है, रटा नहीं लगाना है, इसको समझ के चलना है। इंसर्ट के आप डाटा ऐड कर रहे हैं, आपको उसी वक्त पता चल जाए कि यहाँ से रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। और अमूमन ये जो इंसर्ट की क्यूरी है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के अंदर लगती है। जहाँ पे आपका फॉर्म बना होगा वहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी यूज़ होगी। जहाँ पे आप कोई न्यू रिकॉर्ड इंटर कर रहे हो वहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लग रही होती है। आपने डाटा सबमिट किया तो आप खुद समझ जाएंगे इसके पीछे जो है ना वो इंसर्ट की क्यूरी वर्क कर रही है। उसके बाद जहाँ पे आपके पास डाटा डिस्प्ले हो रहा हो,
डाटा चाहे पिक्चर्स की फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा हो, चाहे टेबल के फॉर्मेट में आपके पास डिस्प्ले हो रहा हो, या किसी भी फॉर्मेट में आपके पास डाटा डिस्प्ले हो रहा हो, तो आप उसमें ये समझ जाएं कि ये सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू डाटा डिस्प्ले हो रहा है। चाहे वो सर्च करके आ रहा हो, चाहे वैसे आपके पास होम पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा हो, तो आप उसमें अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर डाटा जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड नंबर पे जहाँ पे रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो, आपने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट की है, जैसे अभी नबीला आप एडमिन को लॉगिन करें और उसमें एडिट वाला कोई रिकॉर्ड ओपन करें। सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें इस चीज़ के ऊपर। जैसे अभी ये स्टूडेंट लॉगिन कर रही हैं, तो अब ये आप जैसे मैनेज कंपनीज के ऊपर आ जाएं फॉर एग्जांपल। अब ये देखें, इसमें किसी एडिट के ऊपर क्लिक करें। अब ये नीचे एक फॉर्म आ गया, छोटा सा एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड इन्होंने सेलेक्ट किया है अपडेट करने के लिए, अब वो फॉर्म के अंदर आ गया है। अब ये जो प्रोसेस हुआ है, पहले वाला जो डिस्प्ले हो रहा है, ये तो आपको सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू डिस्प्ले हो रहा होगा कि जो डाटा आपने सेलेक्ट करवाया है। सेकंड नंबर पे जब इसको आपने अपडेट करना है, कोई न्यू वैल्यू देनी है, तो तब ये रिकॉर्ड जो है ना वो अपडेट की क्यूरी के थ्रू होगा। ठीक है, आप इसको मैनेज कंपनीज पे क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट कर लें। तो जब आपकी वैल्यू अपडेट होती है, वो अपडेट की क्यूरी के थ्रू अपडेट होती है। उसके बाद जो लास्ट पे आता है डिलीट करना, रिकॉर्ड कोई भी अगर डिलीट करना हो, डिलीट का बटन आप प्रेस करते हैं, तो जो रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किया होता है डिलीट करने के लिए, जस्ट वही रिकॉर्ड डिलीट होता है। उसके पीछे जो क्यूरी चल रही होती है वो डिलीट की होती है। और डिलीट की क्यूरी के अंदर क्या लिखा होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और आगे लिखा होता है वेयर आईडी। वेयर आईडी का मतलब वेयर कंडीशन को बोलते हैं, और आईडी होती है जो आपने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया होता है। ये कुछ है पहचान क्यूरीज की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो आपने रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, ये सेव कहाँ पे पड़ा हुआ है, किधर से ये सेव होके, कहाँ पे ये सेव हुआ है, और डिस्प्ले किधर से होके आ रहा है। तो उसके लिए आपने बताना है कि ये डाटाबेस के अंदर है, और डाटाबेस ओपन करने के लिए आपने PHP माई एडमिन में जाना है, लोकल होस्ट ब्राउज़र में जाके टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम, जो भी डाटाबेस होगा, जो भी कनेक्शन की क्यूरी के अंदर जो डाटाबेस नेम लिखा होगा, उसके अंदर जाके आपने जो है ना वो ये कर देना है। तो ये कुछ हैं जर्नल क्वेश्चंस जो मैंने आपको भी बताए हैं कि पूछे जा सकते हैं, अमूमन बल्कि पूछे जाते हैं। तो ये है। अभी आप इस तरह करें नबीला, इसको आप स्टॉप कर लें अपनी स्क्रीन को। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना इसका प्रोग्राम। अच्छा, उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि ये जो सारा कोड तो आपने ओपन करके दिखा दिया था स्टूडेंट ने, ये रन दिखाया कैसे है, ये रन कैसे हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ बैकएंड पे थी जिसके ऊपर ये आपका प्रोग्राम रन हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम आपका रन होता है वो होता है जैम सर्वर के ऊपर या वैम्प सर्वर के ऊपर। जिसके पास वैम्प सर्वर है वो उसका सर्वर शो हो रहा होगा डेस्कटॉप पे, वैम्प लिखा होगा, उसके ऊपर अपने डबल क्लिक करना है और यस कर देना है। तो जब वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो उस पे उसका ये फिर ये मतलब होगा कि ये आपका सर्वर जो है ना वो रन हो गया, मतलब चल पड़ा है। और जिसके पास जैम सर्वर है, वो विंडो के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा, जैम लिखेगा, फिर जैम कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करेगा, तो उसके पास एक विंडो ओपन होगी। तो उस विंडो जब वो ओपन होगी तो उसके जो पहले दो ऑप्शंस होंगे, मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो इसमें ये देखें जो फर्स्ट टू ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास विंडो मेरी डिस्प्ले भी होगी। ये देखें, मैंने स्क्रीन शेयर की, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से विंडो मेरी ऊपर स्क्रीन आ रही होगी। ये देखें, ये अपाची और माई एसक्यूएल, ये दो ऑप्शंस, आपने दोनों ऑप्शंस को स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब वो इस तरह से ऑप्शन होंगे स्टार्ट स्टार्ट, जब आप दोनों पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डंबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इट्स मीन कि आपका ये सर्वर रन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर।
वहाँ पे आपने कोड को जब रन करना है तो टाइप करना है लोकल होस्ट, ये आपने फुल टाइप करना है। और ये टाइप किस जगह पे करना है, यहाँ पे आके टाइप करना है। ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये यूआरएल बार होती है, इसके अंदर लोकल होस्ट स्लैश कोड लिखेंगे तो आपका ये रन होके आ जाएगा। ये यहाँ से आप इस यूआरएल के अंदर आपने लिखना होता है, यहाँ से वो एक्सेस लेता है। किसी और जगह पे आप लिखेंगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने लिखा है कोड, तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि मेरे पास उसका इसमें है ही नहीं, फोल्डर नहीं है। तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कोड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ये अब मैं फर्स्ट प्रोग्राम आपको PHP का करके दिखाने लगा हूँ। ये देखें, लोकल होस्ट स्लैश कोड लिखें, ये मेथड है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। मतलब ये तो मैंने आपको वैसे कोड एग्जांपल दिया ना, फोल्डर नेम मैंने आप सबका जो है ना कोड के नाम से किया है। बाकी जिस नाम से आप लोगों ने अपना वो रखा होगा ना प्रोजेक्ट, उस फोल्डर का नेम स्लैश लिखते हैं। और डेटाबेस के लिए जो है ना वो आपने लिखना होता है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये होता है डेटाबेस ओपन करने के लिए। और ये ओपन कहाँ पे करना है, यहाँ पे आके लोकल होस्ट, इसी यूआरएल में आपने फुल टाइप करना लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन और इंटर कर देना, स्पेस देके इंटर करना है। तो आपके पास ये डेटाबेस आ जाएगा, ये आपका डेटाबेस है। जब न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो तो तब क्या करते हैं, तब डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो, जैसे students_23, ये मैंने एक डेटाबेस नेम लिखा है। उसके बाद इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आके मैं सर्च करूँगा, ये मेरा एक डेटाबेस बन गया है, ये वाला student_23। अब इसका मैंने लिंक करवाना है अपनी कोडिंग के साथ है, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ PHP की, ये मैं कनेक्शन की क्यूरी करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन की क्यूरी लगाते हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये PHP का ओपनिंग सिंटैक्स और ये PHP का क्लोजिंग सिंटैक्स। यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $लिंक के नाम से। यहाँ पे लिखता हूँ mysqli_connect और एंड पे सेमी कॉलन। इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें होती हैं कनेक्शन की क्यूरी में, जिसके थ्रू कनेक्शन होता है डेटाबेस के साथ, आपका कोडिंग का और डेटाबेस का। सबसे पहली क्या चीज़ है जी, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हम बोलते हैं सर्वर को, जो हमारा जैम सर्वर या वैम्प सर्वर हो, लोकल होस्ट। उसके बाद रूट, इसको बोलते हैं यूज़र नेम, ये जो डायरेक्टरी का होता है आपका सर्वर का। पासवर्ड ब्लैंक होता है और लास्ट पे हम आते हैं डेटाबेस नेम लिखते हैं। ये जो यहाँ पे डेटाबेस नेम वही होगा जो आपने इधर ब्राउज़र में बनाया होगा, ये वाला। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। सेव कैसे किया जाता है, PHP की फ़ाइल को ये कोड लिख के, उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने आ जाना है C ड्राइव के अंदर। वैम्प वाला फोल्डर है तो www वाला फोल्डर ओपन करना है, और अगर जैम्प वाला फोल्डर है तो आपने फोल्डर सेलेक्ट किया जैम्प या वैम्प। उसके अगर आपके पास वैम्प सर्वर है तो www वाला फोल्डर ओपन करेंगे, और अगर जैम्प है तो htdocs वाला फोल्डर ओपन करेंगे। उसके अंदर ये कोड के नाम से फोल्डर बना होगा, इसके अंदर हमने फाइल लिख देनी है connection.php या db.php या database.php, किसी भी नाम से लिख देंगे। ये फाइल हमारी सेव होगी डेटाबेस की अंदर कनेक्शन की क्यूरी की। अब हमने चेक करना है कि ये हमारा आया कनेक्शन ठीक हुआ है या नहीं, ये डेटाबेस के साथ सही कनेक्ट है या नहीं। तो जब भी क्यूरी को चेक किया जाता है तो उसके लिए हम इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़, ये ऐसे लिखा $लिंक, ये जो वेरिएबल आपका बना हुआ है ये वाला लिंक, और उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट, यहाँ पे आपने इको करना होता है, इको। यहाँ पे आके आपने वैल्यूज़ डिस्प्ले, ये जो इसको स्टेटमेंट बोलते हैं PHP के अंदर, इसका काम होता है वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना। इसको मैं लिख देता हूँ कनेक्टेड और एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं। जब भी आप PHP का कोड कर रहे हो तो लाइन के एंड पे सेमी कॉलन ज़रूरी है।
और एल्स में हम फॉल्स कंडीशन देते हैं कि अगर कोई एरर हो तो फिर वो शो करवा दे, और इको इसको भी करवाते हैं, नॉट लिखते हैं और उसके बाद ये सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको हमने कर दिया सेव, कंट्रोल एस करके आपने सेव करना है। अब हमने इसको करना है रन। रन कैसे करना है, लोकल होस्ट स्लैश कोड और इंटर कर दिया। अब मेरे पास एक फाइल आ गई db.php, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये कनेक्टेड लिखा आ रहा है कि डाटाबेस हमारा सही कनेक्ट है। अब मैं इसमें कोई गलती करता हूँ, गलती क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डाटाबेस नेम गलत कर देता हूँ। ये देखें ये 2023 के बजाय मैंने 202 कर दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ तो फिर क्या था, वो क्या था, वार्निंग दे रहा है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट अननाउन डाटाबेस स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 202 इन सी ड्राइव जैम्प htdocs कोड वाला फोल्डर है, db.php फाइल है और लाइन नंबर 3 के ऊपर आपका एरर है और नॉट की उसने कंडीशन चलाई है, ये नीचे वाली कंडीशन चलाई है। ये वाली लाइन नंबर 3 के ऊपर क्या है, ये क्यूरी लगी हुई है और इसके अंदर ये डाटाबेस नेम रॉन्ग था, ये वाला जी। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये कनेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ बताएं। जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया है, कनेक्शन की क्यूरी का भी मैंने बताया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज़ बताएं, जल्दी से मुझे प्लीज़ बताएं। अगर किसी को कोई सवाल है तो माइक ऑन करके जल्दी बताएं, हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। माइक ऑन करके बताएं, जिसको जो मिक्स हो रहा है सिर्फ वही चीज़ बताएं। जी ये काम उन्होंने करवाना नहीं है, जस्ट उन्होंने आपसे पूछना है, उन्होंने आपसे पूछना है। जहाँ पे जिसको जो कन्फ्यूजन हो रही है वो प्लीज़ माइक ऑन करके जल्दी से बताएं, मैसेज के ऊपर ना लगे, मैसेज जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। सर मुझे डेटाबेस लगाना नहीं पता चल रहा। डेटाबेस का क्या नहीं पता चल रहा है? ये लोकल होस्ट जिससे आपने वो बनाया था फोल्डर, जो हमने तो बनाया था ना कोड का, जिससे आपने जैसे बताया था हमें कि कैसे लगाना कैसे नहीं लगाना, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये मिक्स हो रहा है आपस में ना। क्या चीज़ मिक्स हो रही है इसमें? ये डेटाबेस में आप जो न्यू जब क्रिएट करते हैं वहाँ से ज़रा मुझे दोबारा ज़रा समझाइए। डेटाबेस क्रिएट करने को एक सिंपल सा मेथड है कि डेटाबेस का पहले डैशबोर्ड ओपन करना होता है। डैशबोर्ड उसका कौन सा है, वो उसको ओपन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन लिखते हैं, ये डेटाबेस ओपन करने के लिए। ये इसका डैशबोर्ड आ गया। जब न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो फिर डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक किया जाता है। यहाँ पे डाटाबेस का नेम लिखते हैं जो आपने न्यू डाटाबेस बनाना होता है और उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना होता है। अब मैं एग्जाम सर्विस हम जो डाउनलोड करेंगे इसके बाद ही ये मतलब कि हमारा ये ओपन होगा, उससे पहले हमारा ये ओपन ही है, उसका लोकल होस्ट आपने जैसे बताया। जी मैं ऑलरेडी आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आपके पास जैम सर्वर होना चाहिए। जैम सर्वर नहीं होगा तो ये सारा काम नहीं होगा। ये कल ही मैंने बताया था, कल भी बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जब रन करना किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे जावा का मैंने एक रेफरेंस दिया था कि CS506 की आप लोग असाइनमेंट बनाते हो, उसके अंदर आप JDK इंस्टॉल करते हो, वो सॉफ्टवेयर आपके पास होता है तो वो आपका कोड रन होता है जावा का, अदरवाइज नहीं होता। इसी तरह से PHP के लिए आपको जैम सर्वर या वैम सर्वर ज़रूरी करना पड़ता है। सर्वर नहीं होगा तो फिर ये कोड नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट सिंपल HTML फॉर्म, ये HTML पेज। लोकल कोड भी आपने बताया वो जैसे ज़रा दोबारा बता दें। क्या? लोकल होस्ट स्लैश आपने कोड लिख के आपने वो रन किया था ना आगे प्रोग्राम, वो ज़रा दोबारा ज़रा बता दें। पहले मेरा आप समझ। प्लीज़ पूरी बात सुन लें, इसमें आप फिर मिक्सअप आपके लिए हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि सर्वर का, कि सर्वर के ऊपर आपका PHP का कोड रन होता है। सर्वर कौन सा यूज़ होता है, जैम सर्वर या वैम सर्वर। उसके बाद डेटाबेस हमने क्रिएट किया। डेटाबेस हमारा ये था, ये वाला students_23 का। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल एक बनाई है PHP की जिसके अंदर हमने ये क्यूरी लगाई है। अब हमने उस फाइल को जब सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक करते हैं। अब सेव एज पे क्लिक जब करते हैं तो उसके लिए
कोई डायरेक्टरी भी रखी जाती है। डायरेक्टरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपका कोड पड़ा होता है। अब डायरेक्टरी हमारे पास क्या है, सी ड्राइव के अंदर जैम्प या वैम्प दोनों में से कोई एक फोल्डर होगा हमारे पास। फिर उस फोल्डर के अंदर मजीद एक फोल्डर होगा जिसका नाम htdocs होगा या ww फोल्डर होगा, ट्रिपल डब्ल्यू लिखा होगा। वैम्प सर्वर है तो ट्रिपल डब्ल्यू होगा, और अगर जैम्प सर्वर है तो htdocs होगा। ये मैं इधर लिख भी रहा हूँ, जैम्प के लिए htdocs और वैम्प के लिए ww, इस तरह से फोल्डर होगा। अब ये वाला जो फोल्डर है htdocs, ये आपकी एक्चुअल डायरेक्टरी है, मेन आपकी ये डायरेक्टरी। इस फोल्डर के अंदर आपने आके अपना फोल्डर बनाना है, वो चाहे कोड के नाम से बनाएं, चाहे CS619 के नाम से बनाएं, चाहे ABC के नाम से बनाएं, चाहे XYZ के नाम से बनाएं, चाहे किसी भी नाम से फोल्डर बनाएं। उस फोल्डर के अंदर आपने अपनी ये वाली फाइल सेव करनी है। फाइल कैसे सेव करते हैं, सेव एज पे क्लिक करना है, फाइल का नेम .php साथ ज़रूरी है। .php लिखेंगे तो वो आपकी फ़ाइल सेव होगी और वो उसको सर्वर भी एक्सेस करेगा। अगर साथ .php नहीं लगाएंगे, विदाउट एनी स्पेस, तो स्पेस बीच में नहीं आनी चाहिए फाइल के नाम से। जैसे मैंने ये db.php लिखा तो इट्स मीन कि ये डाटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी वाली फाइल है। db का मतलब यही होता है डाटाबेस, डी से डाटा, बी से बेस, डाटाबेस। डाटाबेस वाली जब db.php फाइल का नेम आ गया तो इट्स मीन कि इसके अंदर डाटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी वाली फाइल पड़ी हुई है। उसके बाद फिर हमने ये आगे कोड किया जिसके अंदर हमने ये लिंक लगाया है। लिंक कौन सा लगाया है, कनेक्शन, एक क्यूरी लिखी है, कनेक्शन की क्यूरी, जिसका काम ये होता है कि कोडिंग का और डाटाबेस का आपस में लिंक करवाना। अब किसी के जो डाउट्स हैं अभी तक वो मुझे बता दें, अभी भी अगर नहीं समझ लगी है तो। जी, इसमें मेरा छोटा सा सवाल ये है कि इसमें जो आपने वेरिएबल यूज़ किया ना लिंक, इसको हम किसी दूसरे नाम से यूज़ कर सकते हैं या इसी को ही यूज़ करना है ये लिंक? और आपकी मर्ज़ी है, आप XYZ लिखें, आप अपना नाम लिखें, आप कोई भी लफ्ज़ लिख दें। PHP के अंदर जब भी डॉलर साइन आ जाए, डॉलर साइन लिखा जाता है, इसका मकसद ये होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना डॉलर साइन का। जी डॉलर साइन के साथ आप कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने CCC लिखा है और एंड पे सेमीकोलन लगा दें, तो ये आपका एक वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर हो जाता है। आगे आप उसको जो है ना वो इनिशलाइज कर देते हो इसके साथ कि आप उसको वैल्यू दे देते हो। अब ये जो डॉलर साइन मैंने लिंक बनाया है, असल में ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आगे वाले सारे कोड को। ये जो इसके अंदर इक्वल के आगे और सेमी कॉलन के अंदर ये जो वैल्यू होती है वो सारी इस डॉलर साइन लिंक की वैल्यू होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि ये अपनी मेमोरी के अंदर ये आगे वाला सारा डाटा स्टोर कर लेता है। अब हमने जब इस क्यूरी को चेक करना है तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब लिंक नहीं लगाते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये सारा कोड कॉपी करेंगे या लिखेंगे इस जगह पे। जैसे ये देखिए, इधर से उठाया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इधर आके पेस्ट कर दिया। ये देखें, अब ये जो प्रैक्टिस है ये कोई बड़ी अजीब सी लगेगी, इसमें हमें मुश्किलात भी पेश आएंगी, समझ में भी नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए एक हम शॉर्ट सा तरीका रखा है कि उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है कि एक लिंक के नाम से वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर ये वैल्यू रख दी। अब उसको हम मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथ के अंदर हम करते थे कि लेट एक्स इज इक्वल टू, आगे फिर उसका फार्मूला होता था। अब वो जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होता था वो सारी वैल्यू को वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरह से PHP के अंदर भी यही काम किया जाता है कि जब भी क्यूरी लगाई जाती है उस क्यूरी को एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है जो कि उस क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और आगे हम अब इफ एल्स कंडीशन लगा दी है इसकी, वो अभी हम आगे जो है ना वो हमें बता रही है कि इसका ये काम है। अगर तो ये क्यूरी ठीक चल रही है तो इको ये पहला फर्स्ट मैसेज आपको शो करवाएगी, और अगर कहीं पे एरर है तो वो आपको सेकंड मैसेज शो करवाएगी। जी, नेक्स्ट किसी का अभी भी डाउट है तो प्लीज़ बताएं। सर ये थोड़ा फॉरेन की का बता दें। फॉरेन की बहुत आगे की चीज़ें हैं, उसको छोड़ दें, एक मिनट। ये मेरे प्रोजेक्ट में जी आपके प्रोजेक्ट में है, लेकिन मैं वो आपको बताता हूँ बाद में। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया सिर्फ उसका मुझे बताएं।
प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं जस्ट अपना जो टॉपिक है ना मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मरियम, सहर, अरीशा, आप तीनों में से आप लोगों के थे आई मैसेज के, अभी तक ये समझ लगी है यानी कि कनेक्शन की क्यूरी कैसे लिखी जाती है और कैसे कनेक्शन किया जाता है? प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी करें, आप लोग साथ रेस्पॉन्स देंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को जो है ना वो समझ लगी है या नहीं लगी है। चलें ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अमूमन ये होता है, अब मैं आपको पीएचपी की तरफ लेके आता हूँ। ये तो कनेक्शन की क्यूरी का था। अमूमन ये होता है कि आपने पीएचपी के अंदर वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करवानी होती हैं। जैसे अब मैं एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म करता हूँ इसी फाइल के अंदर ही। मैंने एक वेरिएबल बनाया है $a = 15, या इसमें सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने लगाया $b = सिंगल कोटेशन मार्क में करते हैं, एंड पे सेमीकोलन लगा दिया और इसको 10 कर दिया। अब उसके बाद मैंने अगर इसको सम लेना है इसका, $सम लिखा और $a प्लस $b और एंड पे सेमीकोलन। उसके बाद अब मैंने इसकी वैल्यू इको करवानी, चेक करनी कि आया ये कोड ठीक है या नहीं। तो इक्वल लिखा और $सम सिंपल ये लिख देता हूँ, एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। तो अब यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं। अब ये देखें 25 आ गया। अब ये उसके साथ आ रहा है क्योंकि ये ऊपर अलग से है। अब इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कहीं पे BR लगाना है। अब कोड तो हमारा PHP का है और इसके अंदर हमने HTML को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो HTML जो यूज़ करना होता है उसको हम इको यूज़ करेंगे उसके लिए, और डबल कोटेशन मार्क, सेमीकोलन, और इसके अंदर फिर हम BR का टैग लगाएंगे। और जितनी दफ़ा आपने जितनी उसको लाइन ब्रेक करना होता है PHP के अंदर, उतनी दफ़ा आपको ये इको करना पड़ेगा इस तरह से। जब भी PHP की फाइल के अंदर स्पेशली ये जो PHP का ये जो ओपनिंग सिंटैक्स है ये वाला, और ये जो क्लोजिंग सिंटैक्स है, अगर इसके अंदर आपने HTML का कोड टैग लगाना है तो उसके लिए फिर आपको इको का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो एरर देगा। ये देखें ये 25 आ गया। इट्स मीन कि हमारा ये प्रोग्राम सही रन हो गया। एक छोटा सा ये डेमो था कि आपने PHP के अंदर आउटपुट कैसे लेनी होती है। उसके बाद क्यूरीज़ का बताता जाऊं कि क्यूरीज़ कितनी किस्म की हैं। 4 क्यूरीज़ का मैंने आपको बताया। कौन कौन सी हैं? इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये 4 क्यूरीज हमारे प्रोग्राम में यूज़ होती हैं और ये अब से लेके एंड तक आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक ये यूज़ होंगी। और डेटाबेस साथ इसमें जो है ना वो यूज़ होगा MySQL। और डेटाबेस के अंदर फिर 2 किस्म की कीज़ होती हैं। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था फॉरेन की का, एक प्राइमरी की होती है और दूसरी जो होती है वो फॉरेन की होती है। FK से इसको जाहिर करते हैं, फॉरेन की। डेटाबेस जब बनाते हैं डेटाबेस के अंदर फिर टेबल भी बनाने पड़ते हैं। टेबल कौन कौन से हैं? टेबल कैसे बनता है? जैसे आपने डेटाबेस तो ये बना लिया है, अब इसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं? जैसे मैं एक स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट्स लिखा और इसके अंदर कॉलम्स मैं 5 कर देता हूँ। जैसे अपनी मर्ज़ी से ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने कॉलम इसमें ऐड करने होते हैं। गो पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले आपने कॉलम नेम देने होते हैं। ID ये लाजमी लिखना होता है, ये पहला। उसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद ये पहला इंटीजर टाइप होती है ID, इसको नहीं छेड़ना। अब नेम है तो इसको वारचर करना, वारचर बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर को। ये भी ईमेल वारचर कर दिए, ये पासवर्ड इसको वारचर कर दिया और मोबाइल को, ये सबको वारचर कर देना है। नंबर 3 के ऊपर आपने
इसकी वैल्यू दे देनी होती है 32। 32 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड पे जाना है, यहाँ पे a_i लिखा होगा। ये जो a_i है इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। इसको चेक कर देना, यहाँ से आपने प्राइमरी की असाइन कर देनी होती है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 2023 के अंदर स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल के अंदर अगर डेटाबेस में से आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है तो वो आपने इंसर्ट पे क्लिक करके करनी होती हैं। आईडी में कुछ नहीं देना क्योंकि आईडी को हम ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट दे चुके हैं। नेम दे दिया, ईमेल दे देनी है, पासवर्ड, मोबाइल नंबर कोई सा भी यहाँ पे असाइन कर दें और उसके बाद जो है ना वो गो पे क्लिक कर दें। उसके बाद ब्राउज़ पे जाके क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये पासवर्ड कोई भी वैल्यू आप इसकी अपडेट कर सकते हैं और ये डिलीट करना हो तो ये डिलीट का बटन पे क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये मेथड है डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने का। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ बताएं। टेबल क्रिएट करने के हवाले से जल्दी करें प्लीज़। किसी का सवाल है तो माइक ऑन करके मुझे बताए। सब स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स सब दें ताकि पता चले कि वाकई समझ लगी है या बस ऐसे ही। जी, यहाँ तक आपका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको क्यूरीज़ के बता दूँ क्यूरीज़ लगती कैसे हैं। आज फिर हमें टाइम नहीं बन सका कि हम इंसर्ट की क्यूरी के ऊपर वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आपको लिख के बता देता हूँ कि क्यूरीज़ कैसे आपने इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आता है। टेबल नेम आपका कोई भी हो सकता है, यूज़र्स हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकता है। ये टेबल नेम आता है जो आप यहाँ पे दो ब्रैकेट्स होती हैं। पहली ब्रैकेट जो होती है इसमें आपने कॉलम्स के नेम देने हैं। कॉलम्स कौन कौन से होते हैं? जो कि आपने टेबल बनाया होता है डेटाबेस के अंदर, ये वाला जैसे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे जब आप क्यूरी लगाएंगे तो नेम, ये आईडी को नहीं देना है क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है डेटाबेस से, खुद ही वो आगे रिकॉर्ड चलता जाएगा। जैसे ये 1 डिस्प्ले हो गया। नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, ये देखें। अब यहाँ पे अगर क्यूरी लगाते हैं, टेबल नेम हमारा यहाँ पे कौन सा है? स्टूडेंट्स। और कॉलम्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे? नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल, ये हमारे कॉलम नेम आएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना होता है सेकंड पार्ट में वैल्यूज़। वैल्यूज़ वो आती हैं वैल्यूज़ जो आपने सेव करवानी होती हैं डेटाबेस के अंदर। अब उसके लिए क्या करना होता है कि एक आपका एक फॉर्म होता है HTML का। उस HTML की फॉर्म के अंदर मैंने आपको एक बताया था कि जैसे हम इनपुट टाइप लिखते हैं फॉर्म बनाने के लिए, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हमने किया टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने लिखा था नेम। यहाँ पे वो वाला नेम आता है, ये वाला नेम आ गया और ये क्लोज हो गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप PHP के अंदर होता है ना, वो वेरिएबल असाइन किया जाता है। नेम $_पोस्ट। पोस्ट चूँकि डाटा पोस्ट कर रहे हैं तो लिहाजा पोस्ट मेथड यूज़ होगा। यहाँ पे फॉर्म के टोटल 2 मेथड हम यूज़ करेंगे, एक पोस्ट का और एक गेट का। पोस्ट मेथड जो है वो वैल्यूज़ को सेव करने के लिए होगा। ये हम नेम हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल तैयार हो गया, ये वाला। अब ये नेम कहाँ से आ गया, ये सवाल बिल्ड होता है। ये वाला जो नेम है ये PHP HTML के फॉर्म में से आया है। ये उसकी लोकेशन है, ये उसकी डायरेक्टरी है उस इनपुट फील्ड की, ये उसको असाइन कर रहा है। अब यहाँ पे वो डिक्लेयर हो रहा है, उसका वेरिएबल बन रहा है और यहाँ पे क्यूरी के अंदर वो रन होने के लिए आ रहा है। ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं $नेम। इसी तरह से बाकी आपका जो फॉर्म होता है सिंगल कोटेशन मार्क में $ईमेल आएगी, जो भी आप वैल्यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपकी ये इंसर्ट की क्यूरी तैयार हो जाती है।
उसके बाद अगर आप सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हो और सेम इसी टेबल के ऊपर लगाते हो तो फिर क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। अब ये स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा आपको डिस्प्ले करवाएगा। ये जो स्टैटिक होता है इसका मतलब होता है ऑल, ओवरऑल जितना भी रिकॉर्ड हो वो आपको डिस्प्ले करवा दें। और अगर आप कहेंगे जी मुझे तो सिर्फ रिकॉर्ड नंबर 10 चाहिए, तो फिर आप लिखते हैं वेयर ID इज इक्वल टू 10। तो जहाँ पे आपके पास ये जो टेबल है यहाँ पे अगर 10 लिखा होगा तो उस 10 के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड होगा जस्ट वही आपके पास डिस्प्ले होगा और नहीं होगा। और अगर सारा करवाना हो तो फिर इस तरह से आएगा। उसके बाद वो कहते हैं जी अपडेट की क्यूरी, वो कैसे आएगी। अपडेट इसी टेबल को मैं लेता हूँ जो मैंने आपके सामने बनाया है, अपडेट स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर सेट, अब आगे कॉलम्स के नेम आएंगे कि जो जो आपने अपडेट करना है, आईडी के अलावा नेम, इक्वल के अंदर जो जो वैल्यू आपने अपडेट करनी है। जैसे कि मैंने नेम को अपडेट करना है, अकेले नेम को करना हो तो जस्ट यहाँ पे नेम आएगा। और आगे फिर वेयर कंडीशन लगाएंगे, आईडी इज इक्वल टू जिस के अगेंस्ट आपने रिकॉर्ड इसका अपडेट करना हो उसके अगेंस्ट यहाँ पे आईडी आएगी। कि अगर 10 का रिकॉर्ड नंबर 10 अपडेट करना है कि यहाँ पे अली लिखा हुआ है नाम, उसको अगर आप उस्मान करना चाहते हैं तो ये क्यूरी लगेगी पीछे उसके, आपके पास फॉर्म में वैल्यू आएगी और उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने डिलीट का करना है तो डिलीट में भी सेम इसी तरह से डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम कौन सा, स्टूडेंट्स, वेयर आईडी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 है तो वो इसी तरह से 10 आ जाएगा। और जो रिकॉर्ड नंबर 10 होगा जब वो आप डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर ये पीछे क्यूरी चलेगी तो ये रिकॉर्ड नंबर 10 डिलीट हो जाएगा। ये कुछ सिंपल सा जो है ना इंट्रो है आपकी क्यूरीज का, 4 क्यूरीज का। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो प्लीज़ बताएं। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। जी ये सिंपल नहीं है बट ये है कि इसको कड़वा घूंट समझ के जो है ना करना पड़ेगा। और नबीला फॉरेन की का आप पूछ रही थी, फॉरेन की जो होती है एक टेबल की प्राइमरी की को जब दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ लिंक कर दिया जाता है ना तो वो फॉरेन की कहलाता है। मतलब आपके 2 टेबल हैं आपके पास, एक टेबल में स्टूडेंट आईडी है, दूसरे टेबल के अंदर सब्जेक्ट है और उस टेबल के अंदर भी आपके पास जो है ना वो स्टूडेंट आईडी के नाम से कॉलम है। तो स्टूडेंट्स वाले टेबल को और सब्जेक्ट वाले टेबल के अंदर जो दोनों कॉलम्स होंगे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों को आपस में लिंक करते हैं तो वो फॉरेन की कहलाता है आपका। जी ये टफ होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस इसमें भी नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा। अभी आप लोगों ने क्यूरीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये जस्ट ये समझने के लिए अपनी प्रोटोटाइप फेज़ की फाइल को देखेंगे उसके अंदर ये क्यूरीज लगी हुई हैं। बाकी मैंने आपको जितना ये प्रैक्टिकल जो वर्क करके दिखाया है, स्पेशली कल की असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि ये आपने क्यूरी लगानी है, आपके पास आप सर्वर कल तक हर एक के पास इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ये आपने क्यूरी इस तरह से ये सारा कोड लिखना है, ये वाला सारा इस तरह से आपने करना है और डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस के अंदर आपने इस तरह से टेबल बनाना है और ये अपने कनेक्शन की क्यूरी लगानी है और ये मैसेज आपने शो करवाना है। ये कल की असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे भेजनी कैसे है कि आपने इस सारे कोड की पिक्चर बना के भेजनी है और जो आपकी आउटपुट आएगी जिस तरह से ये है इसकी अपने पिक्चर मुझे बना के भेजनी है। बाकी मज़ीद मैं फिर कल आप लोगों की से स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों से चेक करूँगा, सब ने जो है ना वो लैपटॉप से ज्वाइन करना है। जिसके पास सर्वर नहीं है कल तक सर्वर लाजमी मुझे बता दे, करवा ले। अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, वाइवाज आप लोगों के आ चुके हैं लेकिन अभी तक हम बहुत पीछे हैं PHP के ऊपर, हम जो है ना बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहे हैं। अब वाइवा की तैयारी करेंगे या हम अपने ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, लिहाजा कल तक ये हर एक का कंप्लीट होना चाहिए। खुद नहीं करना है, सर्वर मैंने आप लोगों को खुद कर दूंगा। मैंने आज सुबह भी मैसेज किया था लेकिन तब रिस्पॉन्स किसी ने नहीं किया था और कल भी कह चुका हूँ कि जो मैंने लिंक भेजा है तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर जो है ना गौर करें
वो कर लें। अगर जॉब्स पे हैं तो शाम के वक्त कर लिया करें, या जिस वक्त जो भी टाइम होता है, 5 से 10 मिनट का ये टाइम है, इतना काम है, कोई इतना लंबा काम नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी और फिक्र कर लें और ये सारा काम कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि मसला ही पैदा होगा जब वाइवा अचानक आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के वाइवा आ चुके हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप लोग वाइवा दोगे, वाइवा के बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या फील होता है। जिनकी तो तैयारी अच्छी हुई हुई है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उनका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनको या तो फिर फेल का ताज पहनाएंगे सुपरवाइज़र, या फिर चांस पे होगा, या फिर वही मिन्नत समाजत वाला काम होगा। तो अब आगे आप लोगों के ऊपर तो डिपेंड मतलब करता है। मेन टॉपिक्स जो मतलब हमें थ्योरी के हिसाब से थोड़े से मतलब बता दें कि जो जिनका वाइवा है आजकल में जी, वो कौन वाइवा कौन का से थ्योरी के अब यही टॉपिक्स हैं पीएचपी के जो मैंने अभी आज ये करवाए हैं। क्यूरीज के हैं, इको किस लिए यूज़ किया जाता है, डॉलर साइन कैसे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके अलावा फॉर्म के टोटल कितने मेथड हैं, पोस्ट एंड गेट, ये है। बाकी वाइवाज वालों को तो मैं अभी एक लेक्चर ये भी रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, और एक और वाइवा क्वेश्चंस वाला भी लेक्चर शेयर करता हूँ, उसमें डिटेल क्वेश्चंस शेयर हैं। वो दोनों लेक्चर आज मैं लाजमी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी। चलें ठीक है, आप लोग कल तक ये अपने काम को कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। सर ऑन क्वेश्चंस डिफरेंट ही करते हैं, इसका भी मुझे याद नहीं इनका, क्योंकि लास्ट टाइम इनका प्रोजेक्ट नहीं था, प्रोजेक्ट इनके पुराने थे मेरे पास। मुझे कोई पुराने क्वेश्चंस मिले तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें ये कल तक ये इस असाइनमेंट को किसी ने प्लीज़ भूलना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। आप HTML वाला तो काम काफ़ी सारे लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जो है ना वो कल फॉर्म के ना डाटा सबमिट करने का काम करेंगे।